ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा। कोरोना काल में ये बात सबको समझ में आ गई है और इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें अभी भी बहुत सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 181 करोड़ 24 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत कोविड वैक्सीनेशन नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की IMA एकेडमी ऑफ नेशनल स्पेशलिटीज की वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा आप IMA एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, डॉक्टर सूर्यकांत, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इससे पहले कि डॉक्टर सूर्यकांत हमसे जुड़ें और हम उनसे आज के इस कार्यक्रम में बात करें, श्रोताओं, आप भी डॉक्टर सूर्यकांत से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 011-2342-1764। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 21 मार्च का दिन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे यानी WDSD के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है और भारत में जन्म लेने वाले 800 से 1000 बच्चों में किसी एक को ये समस्या प्रभावित करती है। डाउन सिंड्रोम के साथ जन्मे बच्चे देखने में तो अलग लगते हैं, साथ ही इनका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। इन बच्चों को कई तरह की सेहत संबंधी परेशानियों का भी खतरा बना रहता है। और इस बीच डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, डॉक्टर सूर्यकांत, आवाज बहुत कम आ रही है। ऐसा क्यों? बहुत कम आवाज आ रही है जी। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए भाई कहीं से। जी, अब आपको आवाज सही सुनाई दे रही है? हाँ, मतलब बिल्कुल कान के ऊपर हम फोन रखे हैं तो सुनाई दे रहे। ओके डॉक्टर साहब, आप लाइव हैं हमारे साथ और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो थोड़ा सा वॉल्यूम को ऊपर करेगी, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। डॉक्टर सूर्यकांत, अपनी चर्चा की शुरुआत, आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है और ये आपसे जानना चाहेंगे कि वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू नो कि ये क्या बीमारी है और भारत में इस बीमारी की क्या स्थिति है और क्या लक्षण है और किस तरीके से लोग इसे बीमारी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ठीक पूछा आपने। आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है और ये डाउन सिंड्रोम जो बीमारी का नाम है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक, पहले तो आपके श्रोता ये जान लें कि ये पैदाइशी बीमारी है। यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंदर कुछ विकृतियां यानी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, पैदाइशी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। वो देखने में थोड़ा सा अजीब मंगोल टाइप का हो जाता है। हाथों में क्रीज नहीं होती हैं, जो आप हाथ कहते हैं ना, हाथ की लकीरें, वो नहीं होती हैं। बहुत सारी दिल की बीमारियां और अन्य अंगों की बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी बीमारियों का पैकेज जो है वो गर्भ के अंदर ही पैदा हो जाता है। और ये एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण होता है। 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, उसमें अंदर एक डिफेक्ट होता है और उसके कारण ये बीमारी होती है। अब कैसे लोग, तो ये आप देखिए, इसीलिए हर प्रेगनेंसी को, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हर प्रेगनेंसी को इसीलिए देखिए कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टरों को लगता है कि अरे इसमें तो हृदय की बीमारियां दिख रही हैं, इसमें तो फेस की जो बनावट है वो गड़बड़ जा रही है,
इसमें तो हाथ की बनावट गड़बड़ जा रही है और बहुत सारी कॉन्जेनिटल एनोमली है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप किसी बच्चे के एक्सपर्ट से या किसी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उस एक्सपर्ट के पास जाइए और इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कराइए। तो इसमें एक अल्फा फीटोप्रोटीन पाई जाती है, उसका टेस्ट होता है, एचसीजी का भी एक टेस्ट होता है, 2-3 टेस्ट इस तरह के करवाए जाते हैं जिससे बीमारी कंफर्म की जाती है। अब समस्या ये है कि पैदा होने के बाद थोड़ी बहुत जो बीमारियां हैं वो उनका इलाज किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है जी। लेकिन ज्यादातर का जो है वो इलाज बहुत कम। अच्छा, ये मानसिक रूप से भी थोड़े से रिटार्डेड बच्चे होते हैं, तो ज्यादातर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है और बच्चे को एक कंप्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ती है और उम्र भी ज्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम जो देखा गया है कि भाई 40-50 साल तक आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अक्सर जो ज्यादातर कम उम्र में ही बच्चे ये उनकी डेथ हो जाती है। तो एक गंभीर बीमारी है, एक पैदाइशी डिफेक्ट है जिसका जो कोई हाथ में किसी के हाथ में नहीं है। और अक्सर लोग देखे गए हैं कि जो देर से शादी करते हैं और देर से जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये संभावना ज्यादा पाई जाती है जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, हमारे देश में ये कितनी व्यापक है ये बीमारी? हमारे देश में हमारे देश में टचवुड बहुत ज्यादा बीमारी व्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीबी, निमोनिया, कोरोना इस तरह की बीमारियों की श्रेणी में इसको रखा जाए जी। लेकिन फिर भी बच्चों के डॉक्टर कहते हैं, अब चूंकि हमारे देश में पहले बीमारियां होती थी लेकिन पता नहीं चल पाती थी, अब हमारा चूंकि हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा हो गया है, डॉक्टर्स भी पेरिफेरी में मिलने लगे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ रही है। पहले तो गांव में ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती थी और अब कहते थे भाई बच्चा मर गया। इसीलिए देखिए आप आज से 20 साल पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब पहले से हो जाता है, कुछ ट्रीटमेंट भी हो जाता है तो थोड़ा बच्चा बच भी जाता है और आगे जिंदा भी रहता है काफी लंबे समय तक जी। तो अब ये जो बीमारी है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर कहता है कि मुझे संदेह हो रहा है, वैसे ही तुरंत पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। और उसका एंटीनेटल, हम कहते हैं क्लिनिक, एंटीनेटल ट्रीटमेंट यानी डिलीवरी से पहले ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जी। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। चूंकि आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है तो आज के दिन एटलीस्ट लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे हो सकता है और इसके लिए किस तरह की स्पेशलिटी को हमें दिखाना चाहिए। और हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच बहुत सारी लिसनर्स कॉल आ रही हैं, तो हमारे आज के पहले कॉलर को ले लेते हैं। दिल्ली से धर्मवीर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार धर्मवीर जी, आप तो रेगुलर श्रोता हैं बहुत, मेरे ख्याल से कई बार तो मैं ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ जी, याद है जी। मैं तो आपसे बात करने में आपका जो जवाब मिलता है ना, बहुत एक फ्रेंडली तौर पे आप हमारे श्रोताओं को जवाब देते हैं कि मिलनसार तरीके से, इतना अच्छा, एक थोड़ा मजाक भी आता है बीच में, मजा आता है आपकी बात। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे सुनने में आ रहा है कि चौथी लहर जून में आने का जो एक समाचारों में बताया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों होने जा रहा है कि ये वायरस जो है पहले डेल्टा, उससे पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, कितने ये तरीके के हुए और ओमिक्रॉन इसके बाद अभी नया नाम। हाँ धर्मवीर जी, ऐसा है, और आपके साथ साथ आप सिद्धार्थ जी के जितने भी श्रोता हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, मैं सबको बता दूं कि कृपया लहरें गिनना बंद कर दी। अब जो है वो वक्त चला गया। बात सुनी थी हमने डॉक्टर साहब, आपने कहा था नवंबर पार बेड़ा पार तो नैया पार जी। अब वो नवंबर पार नहीं हो पाया भाई। 9 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका में एक ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन आ गया था। खैर, आपने देखा उस स्ट्रेन से हमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा ये मैं गारंटी देता हूं आपको जी। नंबर एक तो हम जागरूक हो गए हैं, हमने टीकाकरण बहुत अच्छा करवा लिया है। हमारे देश में फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, भारत सरकार को जाता है, प्रदेशों की सरकारों को जाता है, कि जिन्होंने, और देखिए 18 साल से कम बच्चे कहा जा रहा था थर्ड वेव में सबसे ज्यादा होंगे, हालांकि मैंने कहा था नहीं, बच्चे भगवान का रूप है, डरने की कोई बात नहीं है, और बच्चों के भी टीका आ रहे हैं, तो बच्चे के भी टीका नए साल में प्रधानमंत्री जी ने दे दिए। और अभी देखिए 16 मार्च से जो है वो 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी टीका आ गया। तो अब आप ये देखिए कि अक्रॉस दी एजेस
आप देखिए, चाहे बुजुर्ग हों यानी जीरियाट्रिक ग्रुप के हों, चाहे बच्चे यानी पीडियाट्रिक ग्रुप के हों, चाहे एडल्ट यानी कि युवा वर्ग हो या वयस्क वर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हों, चाहे दूध पिलाती माँ हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसके अंदर हमने टीकाकरण ना कर दिया हो। और इस टीकाकरण से हमें क्या मिलता है? हमारे शरीर में मजबूती मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, और ये गारंटी होती है इम्यूनिटी कि आपको गंभीर संक्रमण नहीं होगा। अब संक्रमण तो देखिए, हर मौसम बदलने पे लोगों को छी छां फूं फां थोड़ा बहुत नाक बहती है और ठीक हो जाता है इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन। इसी तरह ये भी कोविड का भी यही हर्ष होने वाला है। थोड़ा बहुत जैसा अभी थर्ड वेव पे आपने देखा था कि लोगों ने टेस्ट ही कराना बंद कर दिया बाद में। अरे क्या कराएं टेस्ट, घर में एक को हो गया मतलब सबको हो जाएगा। लेकिन किसी को कोई गंभीर बीमारी बहुत ज्यादा नहीं हुई। हाँ, गंभीर बीमारी किसको हुई? अभी भी हुई, मौतें थोड़ी बहुत अभी भी हुई थर्ड वेव में भी, लेकिन किसको हुई? बुजुर्ग और बीमार, ये दो देखिए हमेशा ही रिस्क फैक्टर रहेंगे जी। इसलिए हमें जो चिंता करनी है अपनी बीमार लोगों की करनी है, बुजुर्ग लोगों की करनी है। थर्ड वेव में जिसकी भी डेथ हुई है वो इन्हीं दो कैटेगरी में आता है, या तो बीमार है और या ये बुजुर्ग है। और इसीलिए प्रिकॉशनरी डोज यानी थर्ड डोज जो है वो प्राथमिकता के आधार पर 60 साल से ऊपर लगाई गई। पहले वो बुजुर्ग जिनको कोई न कोई बीमारी है उनको, और फिर देखिए अभी हर बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है जिसको सेकेंड डोज लगाए हुए 9 महीना हो गया है, सबका टीकाकरण प्रिकॉशनरी डोज यानी थर्ड डोज से भी कर दिया है। अब हमारा देश उस स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए अभी भी दुनिया में चौथी वेव से लोग त्रस्त हैं, परेशान हो रहे हैं। सिंगापुर हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों की और भारत के नेतृत्व की तारीफ करनी पड़ेगी कि हमने कोविड की लड़ाई को दुनिया में इतनी शानदार तरीके से लड़ा है और दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि जो भारतीय हैं, अगर वास्तव में उन पर विपत्ति आ जाती है तो वो बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे जंग हो और चाहे कुछ और हो। तो इसलिए हम चुनौती के सामने झुकते नहीं है। हमारा नेतृत्व भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी। आप कोई सोच सकता था आज से कुछ साल पहले कि इतनी नई बीमारी की एक साल के अंदर एक नहीं दो टीके बना दिए जाए? जी, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे देश ने कोविड की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है। धर्मवीर जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चौथी वेव जैसा कि कहा जा रहा है जून जुलाई में आ सकती है, आए भी तो अक्सर मैं मजाक में कहता हूं भाई उसी तरह आएगी जैसे मेहमान आता है, घंटी बजाता है और चाय पी के चला जाता है। जी बिल्कुल। बस तो मेहमान नहीं कोई मिलने वाला। डॉक्टर सूर्यकांत, हम ये कह सकते हैं कि हमें चाय पाए कुछ पिलाया और उसके बाद चला गया, दैट्स ऑल। आपका कोई नुकसान करके तो नहीं गया। तो इसी तरह अगर वेव आएगी तो इसी तरह आएगी। जान लेना कि वो चाय नाश्ता करने आया है, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल। तो आपकी बातों से लोग बहुत रिलैक्स हुए होंगे। और इस बीच रुख करते हैं महाराष्ट्र में ठाणे का, जहां से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी बताइए। आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो ईस्ट और वेस्ट में जैसे चाइना, उत्तर कोरिया वगैरह और कुछ वेस्ट के देशों में सर, ये जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट जो B1 और B2, तो इसमें जो B2 का जो ज्यादा फैलाव हो रहा है, और ये भी कहा जाता है कि ये आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट से भी ट्रैक नहीं हो पा रहा है, और इसके जो सिम्टम्स सर जो मतलब चक्कर आना कुछ अलग ही है। तो सर ये हमारे देश में कुछ ऐसे मतलब पेशेंट मिल रहे हैं क्या सर? थैंक यू। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमने सेकेंड वेव के दौरान 1100 बेड का अस्पताल बनाया था कोविड का, और 250 बेड जो है वो आईसीयू के तैयार किए थे। आप सोचिए कि हमारा पूरा का पूरा थर्ड वेव में खाली रहा, एक का दुक्का कोई आके भर्ती हुआ। और सेकेंड वेव में सोचिए मैं इस 1100 बेड का कोविड का इंचार्ज था, और उस समय इतनी आफत आ गई थी कि 1100 बेड भी कम पड़ने लगे थे, जो कि एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल हमारा कोविड का बना था। लेकिन थर्ड वेव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आप जान लीजिए फोर्थ वेव इससे भी हल्की होगी। बिल्कुल चिंता मत करें। हम आप देखिए 180 करोड़ डोजेस के ऊपर कोविड टीकाकरण हो चुका है हमारे देश में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी भी देश में इतना लार्जेस्ट और फास्टेस्ट कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जितना हमारे देश में हुआ है। तो अब हमारे देश में लोगों के अंदर कोविड के खिलाफ बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, चाहे वो इन्फेक्शन से पैदा हुई हो या वो वैक्सीनेशन से पैदा हुई हो। और अब तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे खासे इम्यून है, इसलिए देखिए स्कूल भी खुल गए हैं और सब कुछ जारी है। और मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन या जो भी नया वेरिएंट आएगा उसमें एक क्वालिटी जरूर होगी, यानी संक्रामक क्षमता। लेकिन अब ये धीरे धीरे जितना भी वेरिएंट आएगा वो
उतना विरुलेंट नहीं होगा, यानी उतना भयावह नहीं होगा। उसकी संक्रामक क्षमता तो ज्यादा होगी, यानी फैलेगा तो खूब, लेकिन मारेगा बिल्कुल नहीं, मारक क्षमता कम होगी। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीजें सिखा दी हैं, जैसे भीड़ में जाएं या बाहर जाएं तो मास्क लगा लें। अब लोगों ने कहा कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत क्यों मास्क के पीछे पड़े हो, तो मैंने कहा भाई मैं तो फेफड़े का डॉक्टर हूं, मुझे तो अपनी फेफड़े की बीमारियों की चिंता है जी। मास्क से सिर्फ कोरोना ही थोड़ी बचता है। अभी देखिए 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाने जा रहे हैं, तो टीबी भी एक बहुत भयावह बीमारी है, 1000 लोग टीबी से भी मरते हैं, और इसको बचाने के लिए भी मास्क बहुत अच्छा हथियार है। तो मास्क से कोरोना भी बचता है, टीबी भी बचती है, निमोनिया भी बचती है, वायु प्रदूषण भी बचता है। तो अगर एक मास्क और कई फायदे हैं तो क्या दिक्कत है। आप घर से बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल से तो हेलमेट लगा लेते हैं, कार से चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आपकी नजर कमजोर है तो चश्मा लगा लेते हैं, अपने जेब में पर्स रख लेते हैं। इतनी सब चीजें आप करते हैं ना घर से बाहर निकलते हुए, तो एक चीज और कर लीजिए, जेब में 2-4 मास्क डाल लीजिए, गाड़ी में 2-4 मास्क पड़े रहने दीजिए, और जहां आपको लगे कि भीड़ है या वायु प्रदूषण है या सड़क पे कुछ और आपको संक्रामक रोगों का संक्रमण होने का खतरा है, तो आप मास्क लगा लीजिए। कितनी बढ़िया चीज। दूसरा, आप घर से बाहर आते हैं तो हाथ मुंह पैर, जैसा बचपन में दादी नानी कहती थी, घर से बाहर से आए हो हाथ मुंह पैर धोइए। तो हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजर और ये जो स्वच्छता का एक संदेश हमने ले लिया है, और तीसरा संदेश हमने इम्यूनिटी का ले लिया है, यानी हमारा खान पान, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब ऐसा होना चाहिए जो हमें कई बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो 3 मंत्र जो कोरोना ने हमें सिखाए हैं, मास्क का प्रयोग, दूसरा स्वच्छता, और तीसरा इम्यूनिटी। अगर हम तीनों को ये एक लेसन के रूप में इस्तेमाल करते रहें, एक सबक के रूप में इस्तेमाल करते रहें, तो हमको लगता है कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं, आगे आने वाली उसकी सो कॉल्ड फोर्थ वेव से ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी घातक बीमारियां हैं, जिसमें निमोनिया भी है, टीबी भी है, और वायु प्रदूषण के दूसरे खतरे हैं, उन सबसे बचा जा सकता है। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से सुभाष जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सिद्धार्थ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपके ऑल इंडिया रेडियो परिवार को भी, कि आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम वर्ल्ड सिंड्रोम डे के ऊपर आपने लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी 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 सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप क्या सवाल लेकर आए हैं? जी सर, मैं ये जानना चाहता था सर, क्या बच्चे जब गर्भावस्था में रहते हैं, मतलब गर्भ में रहते हैं, तो जो आज डेथ हो रहा, जो गर्भ में रहते हुए जो मर जाते हैं बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है, क्या सर ये इसी सिंड्रोम का ही मतलब वो प्रकोप है, या एक चीज थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कृपा करके। ठीक है, बहुत अच्छा सिद्धार्थ जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इन्होंने प्रश्न किया है इंट्रा यूट्राइन डेथ। जी, हमारे देश में बहुत सी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं, वो जान भी नहीं पा जाती हैं कि ये जो बच्चा हमारे परिवार में आने वाला था, मेरे घर में जो किलकारियां करने वाला था, वो गर्भ के अंदर क्यों मर गया। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ता हुआ धूम्रपान और हमारी गलत खान पान की आदतें, और एक और फैक्टर है कि या तो कम उम्र में आप बच्चा पैदा कर रहे हैं या ज्यादा उम्र में पैदा कर रहे हैं। कहते हैं कि जो आपकी शादी के बाद पहले बच्चे की जो पैदाइश होनी चाहिए, उसमें आप जो है वो 21 साल से कम तो शादी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर 18 साल से या 20 साल से कम की बच्ची की शादी और लड़की की शादी होती है तो उसका शरीर इस लायक नहीं होता है कि वो बच्चा पैदा, नॉर्मल स्वस्थ बच्चा पैदा कर सके। तो इसलिए या तो कम उम्र में बच्चा पैदा होगा, या 30 साल के ऊपर अगर पहला बच्चा पैदा होगा तो चांसेस ज्यादा हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए या कंजेनाइटल एनोमलीज यानी गर्भ या पैदाइशी बीमारियां हो जाए। तो अगर आपको पैदाइशी बीमारियों से बचना है या इंट्रायूट्राइन डेथ से बचना है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन से बचना है, देखिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो भाई गर्भ के अंदर ही बच्चे की मौत ना होने पाए, और दूसरा ये कि उसकी जो ग्रोथ है वो कम ना होने पाए। और इन दोनों का कारण होता है, वो होता है पैदाइशी बीमारियां, या माँ का
जो हमने बताया अभी फैक्टर की या तो कम उम्र में है या 30 से ज्यादा उम्र की में पहली बार मां बन रही है और वो कुपोषण का शिकार है, अनीमिया का शिकार है, उसमें घर वाले, उसके परिवार के सदस्य उस गर्भवती महिला के सामने धूम्रपान कर रहे हैं, उसको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, घर के सब लोग तो अच्छा खाना खा रहे हैं जी, और उस गर्भवती महिला को पोषण खाना जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक नहीं उसके अंदर 2 जाने पल रही हैं जी, तो उसको ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है, ज्यादा पोषण की। तो या तो पोषण की कमी रह गई, या उम्र में जैसे मैंने बताया कुछ गड़बड़ है, या वो महिला खुद स्मोकिंग करती है, या उसका हस्बैंड, सास, ससुर या मतलब कोई भी परिवार का अन्य कोई धूम्रपान करता है या अन्य नशा करता है, और या फिर बहुत ज्यादा वो जो घर है वो कहीं हाईवे के किनारे या बहुत ज्यादा हाई पोल्यूशन के किनारे, जहां पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उस घर में गर्भवती महिला रह रही है। तो इन सब में इंट्रायूट्राइन डेथ या जो ग्रोथ रिटार्डेशन है बच्चे की, उसकी संभावना ज्यादा रहती है। अब ये कैसे पता लगाएं? तो इसीलिए रेगुलर जो एंटीनेटल क्लिनिक है, एएनसीज हैं हमारे देश में, वो चलती हैं प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पे, या आशा बहुएं होती हैं, आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, ये सब जो हैं वो आपको समय समय पे पूछती रहती हैं और रेगुलर चेकअप इनका होता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा बहुत पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक कर दी गई है। और सबसे पहले ये पकड़ में आता है, या तो वो डॉक्टर देख ले कि भाई धड़कन में कोई कमी हो रही है बच्चे के, या बच्चे का जो सिर है या पेट है या और किसी झिल्ली में पानी भर रहा है, और या फिर जो बच्चे के मूवमेंट हैं वो माँ कह रही है कि कम हो रहे हैं। तो ये सब अगर होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसका उपयुक्त इलाज करना चाहिए। और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन से भी हम बच सकते हैं, यानी बच्चे की ग्रोथ कम क्यों हो रही है उससे भी बच सकते हैं। और इंट्रायूट्राइन डेथ यानी बिना कारण के अचानक गर्भ के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना, उससे भी बचा जा। जी बिल्कुल। और अगले कॉलर का क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद यामीन भाई जुड़ गए हैं रेडियो वाला हमारे साथ। यामीन भाई नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत यामीन भाई। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार यामीन भाई। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने दोनों डोज ले ली हैं तो हम अपने आप को कितना सुरक्षित समझेंगे? जी, आपने दोनों डोज ले ली हैं। हेलो, हाँ, ये जानना चाह रहे हैं कि हाँ, दोनों डोज ले ली है तो अब अपने आप को ये कितना सुरक्षित समझें, कितना इनका बिल्कुल आप राजा हो गए, राजा नहीं बिल्कुल राजकुमार हो गए। और जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज और कहेंगे कि अगर आपको एक छोटा सा मास्क लगाने से वायु प्रदूषण से बच जाते हैं, टीबी, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? और कोरोना से तो बचेंगे, जैसा अभी संभावित खतरा है कि भाई एक वेव और आ सकती है जी, तो आए या ना आए, लेकिन अगर आपको सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप मास्क लगा के बाहर निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं तो आप निश्चिंत रहिए, दिमाग में बिल्कुल टेंशन मत डालिए, एकदम राजा और राजकुमार की हैसियत है आपको जहां तक कोविड संक्रमण का सवाल है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय बच्चों का टीकाकरण भी चल रहा है और अगर हम देखें तो काफी इसमें उत्साह के साथ बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के बच्चे और दूसरों देशों के बच्चे में बहुत अंतर है। भारत के बच्चों पर ईश्वर की विशेष कृपा है। और देखिए, पहली बार जो बच्चों का टीकाकरण 15 से 18 साल के बीच में शुरू हुआ, और वो अभी कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ। इसके पहले बच्चे जो है अनप्रोटेक्टेड थे, और उसके पहले भी आप याद करें वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 4th सीरो सर्वे के, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना टीकाकरण के जी जो है 56% बच्चे प्रोटेक्टेड हो गए। यानी बच्चों को पहले वेव में भी दूसरे वेव में भी संक्रमण हुआ, लेकिन बच्चों में न तो मृत्यु ज्यादा हुई न गंभीर बीमारी ज्यादा हुई। और ये उनको हुआ संभव क्योंकि ईश्वर प्रदत्त उनके अंदर जो इम्यूनिटी थी जी। 2 तरह की इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती है। एक वो इम्यूनिटी जो हम जिस इम्यूनिटी को लेकर पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या पैदाइशी इम्यूनिटी, वो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, कहते हैं कि माँ का दूध जब आप बच्चा पहली बार पीता है तो उससे पैदा होती है, प्लस माँ बाप की इम्यूनिटी कितनी है उसका फर्क पड़ता है, 9 महीने माँ ने क्या खाया पिया है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल रही है, उससे भी इम्यूनिटी बच्चे की बनती है। और दूसरा हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जिस वंश में हम पैदा हुए हैं उस वंश की पीढ़ियों में क्या जेनेटिक मेकअप रहा है, उस सबसे इम्यूनिटी हमारी बनती है जी। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अगर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन है तो वो है मेरी माँ का दूध।
तो बच्चे के लिए माँ का दूध नहीं है, और खासतौर पर जो शुरुआती दूध है, जो पहली बार पैदा होने के पहले घंटे के अंदर जो दूध पिलाया जाता है, वो बिल्कुल दूध नहीं, अमृत होता है। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि उसमें ऐसी ऐसी एंटीबॉडी पैदा होती हैं, और इसीलिए आप देखिए कई बार ऐसे होते हैं कि माँ मर जाती है बेचारी, या माँ को किसी कारण से बच्चे को दूध नहीं पिलाया जा सकता है, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप गाय का दूध पिलाइए। क्यों? क्योंकि गाय का दूध ही दुनिया में ऐसा दूध है जो माँ के दूध से काफी हद तक मिलता है, और वो सब पोषक तत्व प्रदान करता है जो आपकी माँ दे सकती है। इसलिए हमारे देश में गाय को एक पशु नहीं माना जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, गाय माता कहा। जी, और डॉक्टर सूर्यकांत, अगले कॉलर का रुख करते हैं और बात करते हैं दिल्ली से अनिल जी से। हेलो अनिल जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते सिद्धार्थ सर। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी अनिल जी नमस्ते। हाँ, मेरे सर 2-3 प्रश्न है। जैसे पहला तो प्रश्न है कि जो इस समय चीन में या हांगकांग में ऐसे देशों में जो कोरोना फैल रहा है, जी ये कौन सा वायरस है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी। और दूसरी बात है कि जैसे कहते कि अरे बाबू, जैसे ज्यादा भीड़ भाड़ में जाए तो डबल मास्क लगाएं, तो जैसे 40-45 बच्चों के बीच में होने पर क्या डबल मास्क लगाएं। और तीसरा सवाल मेरा अपने से रिलेटेड है कि सर करीब 1 महीना हो रहा है, मेरे मुंह का टेस्ट खराब रहता है, तो उसमें क्या हो सकता है? जी डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सिद्धार्थ जी, हमारे देश में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। देखिए अनिल जी को चिंता है कि हमारे चाइना के भाई और हांगकांग के भाइयों को अभी भी कोविड बहुत आ रहा है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना हो चाहे हांगकांग हो या दूसरे देश हो, हमारे देश की स्थिति अब दुनिया से एकदम अलग है। आप समझिए कि आप उस देश के वासी हैं जिसकी कोविड की जो वैक्सीनेशन के स्टेटस है वो दुनिया से एकदम डिफरेंट है। जी। और हमारे देश में हमने 3 लहरों को, 3 कोविड की वेव्स को हराकर ये सिद्ध कर दिया है कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हाँ ठीक है, ये कोरोना जब तक रहेगा ये रूप बदलता रहेगा, इसकी ये ताकत है। और इसकी वीकनेस ये है कि अब जितने रूप बदल ले, संक्रमण तो बहुत फैला देगा, लेकिन उतनी मारक क्षमता अब इसके अंदर नहीं रहेगी, ये कमजोर पड़ चुका है जेनेटिकली। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपने जैसे कहा कि डबल मास्क, देखिए डबल मास्क उस समय कहा गया था जब बहुत ज्यादा संक्रामकता के साथ वो था। अगर भविष्य में कभी फोर्थ वेव आती है तो फिर आप डबल मास्क लगा लीजिएगा भीड़ में जाने पे, लेकिन अभी आपको कोई डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल मास्क से ही कम जाए। वैसे भी गर्मी आ गई है, तो डबल मास्क इतना लगा के चलना और धूप में, गर्मी में और इतनी भीड़ में चलना एक आसान काम नहीं होगा। तो आप सिंगल मास्क का ही इस्तेमाल करें। और बहुत अच्छी बात है, आप मेरे विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी भीड़ में जाएं या बाहर जाएं तो मास्क लगा लें, गाड़ी में जेब में मास्क पड़ा रहे, जैसे और सी चीजें पड़ी रहती हैं, तो अच्छी बात है। तीसरी चीज आपने पूछी, तीसरी चीज जी, इन्होंने ये बोला कि मुंह का टेस्ट इनका थोड़ा गड़बड़ रहता है, मुंह का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से। मुंह का टेस्ट मुझे मालूम नहीं इन्हें पहले कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। मुंह का टेस्ट कई लोगों का है जो बहुत देर में आता है, घबराइए बिल्कुल मत, मुंह का टेस्ट आएगा, रसमलाई भी अच्छी लगेगी, रसगुल्ला भी अच्छा लगेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जी, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और आप इस कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम से डॉक्टर सूर्यकांत आप जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आकाशवाणी से जुड़ने के लिए। आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे कि मुझे समय का पता ही नहीं चला, टाइम हो गया। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com।